और फॉसिल फ्यूल जो है वो कुदरत ने, आज भी इंसान फॉसिल फ्यूल बना नहीं पाया। तो कुदरत को फॉसिल फ्यूल बनाने में 6.5 करोड़ साल लगते हैं और वो फॉसिल फ्यूल हमने 150 सालों में 50% ख़त्म कर दिया है। जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, हम नेचर के बारे में सोचना भूल जाते हैं। हमको लगता है गवर्नमेंट ही सब कुछ करे, एडमिनिस्ट्रेशन ही सब कुछ करे। इस थॉट से कब बाहर निकले और कैसे निकले? कि नेचर जो हमको फ्री में मिल रहा है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसको एक्सप्लॉइट करने से बच सकते हैं। तो यूज़ भी करना है और एक्सप्लॉइट भी नहीं करना है। तो बेसिकली दिस इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग इन द कंट्री। हमारी ये पूरी दुनिया नेचर के इर्द गिर्द घूमती है। हमारी लाइफ में जो कुछ भी है वो नेचर का ही दिया हुआ है और हम नेचर को क्या देते हैं, इसी पर आज का हमारा पूरा कॉन्वर्सेशन पीपल ऑफ इंदौर में। आर्किटेक्ट मनीष कुमट सर हमारे साथ में। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। और ये समय मुझे लगता है आने वाले पूरे इंदौर के लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होने वाला है, क्योंकि इंदौर में जिस तरह से वाटर क्राइसिस इस वक्त दिख रहे हैं और आने वाले 5 साल बाद अगर उसको आज से इमेजिन किया जाए तो बहुत कुछ बड़ा कुछ हो सकता है। लेकिन लेट्स स्टार्ट विथ योर वर्क, जिसके साथ फ़िलहाल हम लोगों ने कुछ नया अचीवमेंट इंदौर में देखा है। पहले बताएं कि हमारे जो पीछे ये सब कुछ दिख रहा है, ये घर जो दिख रहा है, एक अचीवमेंट इसके साथ जुड़ा है, वो क्या था और उसको किस तरह से अचीव किया आपने? देखिए, जब घर बनाया तब तो मेरे पास पैसे नहीं थे ज़्यादा, तो बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने घर बनाया था। पर ये था कि चूँकि मैं स्नेहनगर से शिफ्ट हुआ था जी, और मन में उस वक्त भी आज से 20 साल पहले ये भाव था कि मेरे हर रूम के आजू बाजू एक ग्रीन होना चाहिए, नेचर होना चाहिए। तो ये घर उसकी इजाद है, विच वॉज डन इन लिमिटेड रिसोर्सेज। बट पोस्ट दैट जब घर में शिफ्ट हो गए, घर फला होगा या ठीक रहा होगा, तो ऑफिस भी हमारा बड़ा हुआ। और जब ये पीछे जो ऑफिस बिल्डिंग है हमारी और इसको बनाने का मौका जब आया, तब तक ये मैच्योरिटी आ गई थी कि अब हमको जो भी बिल्डिंग बनाना है ना, वो बिल्डिंग में नेचर होना चाहिए और वो बिल्डिंग नेचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो बिल्डिंग नेचर को यूज़ करे लेकिन नेचर को एक्सप्लॉइट ना करे। तो ऐसी बिल्डिंग हो जो नेचर के हर एलिमेंट को, जिसमें कि सूरज का इम्पोर्टेंस है, जिसमें हवा का इम्पोर्टेंस है, जिसमें लाइट का इम्पोर्टेंस है, जिसमें पानी का इम्पोर्टेंस है, इसके ऊपर हमने इस बिल्डिंग में बहुत काम करा है। जी, अभी रिसेंट एक अवार्ड जो मिला है, उस अवार्ड के बारे में कुछ बताएं। मेरे ख्याल से वो पूरे एशिया में पहली बार ऐसा हुआ है। तो बेसिकली दिस इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग इन द कंट्री। तो दिस इज़ द हाईएस्ट रेटिंग। ठीक है, प्लेटिनम इज द हाईएस्ट रेटिंग। प्लेटिनम इज़ द हाईएस्ट रेटिंग। ठीक है। और ये रेटिंग के लिए जिस दिन से बिल्डिंग बनी है हमको पूरा डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ता है। ठीक है। बिल्डिंग का प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है और बहुत सारे इनके क्राइटेरियाज और पॉइंट्स होते हैं जिसका बिल्डिंग बनाते टाइम ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। जब ये बिल्डिंग को हमको ये अवार्ड मिला, फिर उसके बाद में बनने के और 2-4 साल बाद एक हमने इंटरनेशनल अवार्ड में पार्टिसिपेट करा फॉर विच वाज फॉर द बेस्ट इको फ्रेंडली ऑफिस बिल्डिंग इन एशिया पैसिफिक। ओह वाओ। तो ये 2024 में ये अवार्ड थाईलैंड में हुआ और हमने भी हमारी बिल्डिंग की एंट्री भेज दी। अच्छा, और सब डिटेल्स भेज दी। ठीक है। तो वी वर फॉर्चुनेट टू गेट दिस ऑफिस एज द बेस्ट इको फ्रेंडली ऑफिस बिल्डिंग इन एशिया पैसिफिक। ब्यूटीफुल। कमाल की बात यह है, इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि आपका घर जो है वो नेचर से अलग नहीं, नेचर के साथ जुड़कर होना चाहिए। कॉन्वर्सेशन हम लोग भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। यहाँ पर चिड़ियों की आवाज़ हमारे आसपास इर्द गिर्द घूम रही है। ये बताती है कि नेचर से कितना जुड़ा हुआ ये पूरा एक एटमॉस्फेयर है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, हम नेचर के बारे में सोचना भूल जाते हैं। हमको लगता है गवर्नमेंट ही सब कुछ करे, एडमिनिस्ट्रेशन ही सब कुछ करे। इस थॉट से कब बाहर निकले और कैसे निकले? आई थिंक ये शुरू से नेचर के करीब रहने का तो था ही था, लेकिन मुझे लगता है कि 2008-10 के करीब इंदौर के आई वाज द फाउंडर चेयरमैन फॉर ट्रिपल आईडी इन दी सिटी। अच्छा, ठीक है। इंदौर ट्रिपल आईडी का मैं फाउंडर चेयरमैन रहा 2008 से 2010। और शहर के आर्किटेक्ट्स लोग, हम सब लोग श्रीलंका विजिट पर गए। ठीक है। तो पहला बीज आर्किटेक्ट जॉफरी बावा श्रीलंका के प्रोजेक्ट्स को देखने के बाद हम सभी के मन में कि नेचर इज़ सो इम्पोर्टेंट, हम सभी के मन में आया। जी जी जी, वो पहला बीज हुआ। ठीक है। वही समय था जब मैं एक किताब पढ़ रहा था जो मंसूर खान ने लिखी थी। मंसूर खान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो जीता वो सिकंदर मूवी बनाई। जी। और उन्होंने एक किताब लिखी द थर्ड कर्व। ओके।
अब ये किताब एक्चुअली थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें इन्होंने पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमिक्स को फॉसिल फ्यूल के साथ जोड़ा। ओके। उन्होंने कहा पिछले 200-250 सालों में जो संसार ने जो भी प्रोग्रेस करी है उसका एकमात्र रीज़न फॉसिल फ्यूल है। उसके पहले इंसान घोड़ों पर, आप समझो इंदौर से उज्जैन अगर जाना हो 200-250 साल पहले तो घोड़े से जाता था, बैलगाड़ी से जाता था। लेकिन 200-250 सालों में ऐसा आमूलचूल परिवर्तन हो गया, तो उसका क्या रीज़न रहा? तो फॉसिल फ्यूल इज़ द रीज़न। जी जी जी। फिर मंसूर खान लिखते हैं कि 2013 में वो फॉसिल फ्यूल पीक पर आ गया, दैट इज़ कॉल्ड एज द पीक ऑयल इफेक्ट। ठीक है। तो समवेयर मुझे ऐसा लगा कि हम लोग एक मृत तृष्णा में हैं, हम लोग एक माया में हैं, और हम लोग समझ रहे हैं हमने प्रोग्रेस करी है ना। और फॉसिल फ्यूल जो है वो कुदरत ने, आज भी इंसान फॉसिल फ्यूल बना नहीं पाया। तो कुदरत को फॉसिल फ्यूल बनाने में 6.5 करोड़ साल लगते हैं, और वो फॉसिल फ्यूल हमने 150 सालों में 50% ख़त्म कर दिया है। तो एकदम से अंदर धक्का लगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो गाड़ी चलाने में भी कोफ्त होती, डर लगने लगा कि भाई 4 लोगों की गाड़ी एक व्यक्ति क्यों चला रहा है ना। तो बहुत सारे विचार तरह तरह के आने लगे। तो वो दूसरा बीज हुआ। ठीक है। और तीसरा, समवेयर बीइंग अ जैन, मुझे लगा कि हमको हमारी नीड्स और ग्रीड के बीच में एक स्पष्ट रेखा हमको डालना है, जिसको हम अपरिग्रह बोलते हैं। और मुझे लगा कि हम मिनिमम नीड्स के साथ जीवन कैसे जी सकते हैं। तो जब ये 3 फैक्टर्स हुए, ये कहीं ना कहीं मेरे बिल्डिंग बनाते टाइम ये मेरे लिए इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हो गए। और उसमें कहीं ना कहीं हमें ये इम्पोर्टेंट हुआ कि नेचर जो हमको फ्री में मिल रहा है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसको एक्सप्लॉइट करने से बच सकते हैं। तो यूज़ भी करना है और एक्सप्लॉइट भी नहीं करना है। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। राइट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा थॉट है। और मेरे ख्याल से ये कुछ अच्छा पढ़ के, कुछ अच्छे लोगों को सुन के, जैसा कि आज हम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अंदर से बदलती हैं। एंड आई एम श्योर इस तरह से बहुत सारे लोग जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि जब हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात जब भी आती है तो हम पहले दूसरों पर उंगली उठाते हैं कि पहले गवर्नमेंट तो करे फिर हम करेंगे। अब ऐसी स्थिति हमारे शहर में पानी को लेकर हो गई है। ग्राउंड वाटर लेवल जो है जिस तरह से नीचे जा रहा है लगातार, हमको बारिश की पानी को बचाना ही होगा। लेकिन इस पर भी लोग, अब जब वाटर रिचार्ज की बात करते हैं तो लोग कहते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करे पहले। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सस्टेनेबिलिटी के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अपने लेवल पर प्रयास करती है, हर जगह गवर्नमेंट करती है जी। जैसे आप एक बंदूक देखते हैं ना, तो एक उंगली जब दूसरे पर उठाते हैं तो एक उंगली आपकी तरफ है भी जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें पहले अपने बारे में सोचना है, हम क्या कर रहे हैं। हम अपना सब कुछ करें, उसके बाद हम अगर गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करें तो मुझे लगता है कि वो करना चाहिए। हम ट्रैफिक के नियम का पालन करें, हम रेड लाइट पर रुकें, हम नियमों को ना तोड़ें, हम सरकार के जितने नियम हैं उनको फॉलो करें। अगर हम वो सब फॉलो कर रहे हैं, फिर हम डिस्कस और डिबेट करें कि सरकार को क्या करना चाहिए। तो इंडिविजुअली मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को एक ग्रीन इंडिविजुअल बनना चाहिए। ग्रीन इंडिविजुअल जिसमें कि वो नेचर का रिस्पेक्ट करता हो। आज एक पेड़ है जिसको तैयार होने में 25, 30, 35 साल लगे हैं, आप उसको बेरहमी से काट दो, क्या उसको बचाया जा सकता है? मेरी फील्ड में अगर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्या मैं उस पेड़ को बचा के प्रोजेक्ट को बना सकता हूँ? वो मेरी सेंसिटिविटी है, ठीक है। अगर मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ तो मैं पानी को कैसे बचा सकता हूँ? वो हर वक्त हम लोग सोचते हैं। एक शावर होगा जो हो सकता है 60 लीटर पानी पर मिनट देता है जी। वो आपको क्या दे रहा है? एक आपको लग्जरी दे रहा है, एक आपको एक्सपीरियंस दे रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लग्जरी नहीं करिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप गाँव की ज़िंदगी में वापस पहुँच जाएं। जी। वो संभव नहीं है जी। लेकिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम क्या कर सकते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट जी। तो हमने पानी को बचाने के लिए सबसे पहले ये करा कि हम पानी को सोर्स पर कैसे बचा सकते हैं। ठीक है। जो हमारे यूरिनल्स हैं, जो हमारे WC हैं, जो हमारे शावर्स हैं, जो हमारे वॉश बेसिन के नल हैं, दे आर द मोस्ट वाटर एफिशिएंट फिक्सचर्स अवेलेबल ऑन द प्लेनेट। ठीक है, पहली चीज़। बिल्कुल ठीक तो है। हमने पूरी रिसर्च करी कि हम कम से कम पानी में हमारा उपयोग कैसे कर सकते हैं, पहला पॉइंट। ठीक ठीक ठीक। उस उपयोग को करने से हमने पानी को एट सोर्स बचाया। लेकिन उसके बाद भी जो पानी जनरेट हुआ
उस पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। तो हमने जब उसके ऊपर रिसर्च करी तो हमें ऐसा लगा कि एक बहुत ही प्राकृतिक और प्राचीन जो नॉलेज है, प्रोफेसर बिल्लोरेस जो कि उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं जी, और जो पैशनेट थे इस तरह के ऊपर काम करने के लिए, तो उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश करा था और मेरा उनके साथ मिलने का सौभाग्य हुआ और उन्होंने बताया कि हम पानी को बचा सकते हैं। जी, मैंने उनसे पूछा कि आपने कोई ऐसा काम कहीं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करा है, तो जी। उस वक्त तक मध्य नहीं प्रदेश किया में था। ये वाला पॉइंट, ये वाला प्रोग्राम कहीं पर भी नहीं था। ठीक है। तो हम दोनों ने मिलकर ये रिस्क ली और हमने एक पानी को, वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए पौधों से एक हमने प्लांट तैयार करा, जी। एक छोटा सा एरिया डिमार्केट करा और मैं बहुत खुशी के साथ ये शेयर कर सकता हूँ कि पिछले 11 सालों से ये इफ़ेक्टिव है। हम हर रोज़ 3000 लीटर पानी, जो मेरे 40 लोगों का स्टाफ और 60 विजिटर्स के लिए तकरीबन हम जो 3000 लीटर पानी जनरेट करते हैं पर डे, वो पानी हम पूरा का पूरा यूज़ करते हैं। ये जो भी पेड़ आप देख रहे हैं आजू बाजू, ये उसी पानी से सिंचित होते हैं, वही पानी इनके लिए मैन्योर है। उसके बाद जो पानी बच जाता है हम टॉयलेट्स की फ्लशिंग में यूज़ करते हैं। तो पानी की एक भी बूंद इस ऑफिस की बिल्डिंग से वेस्ट नहीं होती है। विदाउट STPN, राइट? विदाउट STP, विदाउट एनी केमिकल्स, विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा सर, मेरे ख्याल से पानी बचाने को लेकर जितनी अलग अलग कोशिशें की जाती हैं तो की जा रही हैं, इसके बावजूद कुछ नए इनोवेशंस भी हुए हैं, जिससे पानी के हाथ धोने से जो एक्सपीरियंस होता है उसको लेकर हम जो डिस्कस कर रहे थे, वो एक बार मैं चाहता हूँ लोगों को बताएं, ताकि लोग उस इनोवेशन को एक्सेप्ट अगर कर सकते हैं प्रैक्टिकली तो ज़रूर करें, ताकि पानी भी बचे। देखिए क्या है कि बचपन से हम लोग जब बचपन में रहते थे बोलते थे नल बंद कर दो, स्कूल में सिखाते हैं नल बंद कर दो, पानी वेस्ट मत करो, बच्चे सब करते हैं। इंडिया इज़ ऑलरेडी वेरी ग्रीन, हमारे यहाँ पे बचपन से शिक्षा होती है वेस्ट नहीं करने की। लेकिन उसके बियॉन्ड भी है कि हम पानी को सोर्स पर कैसे, जब मैंने आपको अभी बोला कि पानी को सोर्स पर हम कम कर सकते हैं, तो बगैर एक्सपीरियंस कमज़ोर करें हम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि पानी के जितने नल बनाने वाली कंपनियां हैं वो लोग एक स्पेशल उस नल के हिसाब से एक एरेटर भी बनाती हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो देंगे। वो एरेटर मात्र कुछ रुपए का आता होगा, वो एरेटर लग जाए नलों में तो वो नल का पानी का जो फ्लो है वो कम होगा, उसके साथ एयर मिक्स होगी, तो कम पानी में भी आप आपके हैंड्स वॉश कर सकते हैं जी। जो आपका नल है वो सेंसर बेस्ड भी हो सकता है, तो आप जब जैसे ही हाथ हटाएंगे तो वो पानी बंद हो जाएगा। जो WC है, अभी हम लोग जो WC यूज़ करे हुए हैं वो 3 से 4.5 लीटर पर फ्लश में उसका काम हो जाता है, जबकि ऐसे WCs बाज़ार में हैं जो 6 से 10 लीटर पानी लेते हैं। तो आप जो भी व्यक्ति पानी को बचाना चाहता है सोर्स, वो रिक्वेस्ट करे कंपनी से कि हमको ऐसा WC जो वाटर सेविंग हो, यूरिनल्स ऐसे हों जो वाटर सेविंग हो। ये सब तरह के फिटिंग्स और फिक्सचर्स अवेलेबल हैं बाज़ार में और खाली अवेयरनेस की कमी है। अगर जो व्यक्ति घर बना रहे हैं अगर उस तरह की रिक्वेस्ट करेंगे तो कंपनीज इस तरह के मटीरियल्स प्रोवाइड करेगी। राइट। अच्छा, बारिश का जो पानी होता है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बारिश के पानी को साल भर संचित करके यूज़ किया जा सकता है, ये कैसे किया जा सकता है प्लीज़ मुझे बताएं। और मेरे ख्याल से आप प्रैक्टिकली कई जगह पे इसको करवा भी रहे हैं। नवनीत जी, ये ऐसा हुआ कि एक जैन परिवार का हम घर बना रहे थे, ये आइडिया क्लाइंट की तरफ से इनिशिएट हुआ। ठीक है। उन्होंने कहा कि मनीष जी हम बारिश के पानी को साल भर पीने में और किचन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, और हमारे पहचान में एक व्यक्ति हैं जो इस तरह की टेक्निक जानते हैं। अच्छा। तो उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ। मैं बहुत ही स्केप्टिक था, मुझे लगता था कि आप एक तपेली में पानी रखो तो वो नेक्स्ट डे आपको उसके ऊपर एक लेयर दिखती है ना। तो अपने मन के अंदर ये थॉट था कि पानी स्टैग्नेंट रहता है, पानी स्टैग्नेंट हो जाएगा, वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। प्राइमा फेसी ये समझ में आता है कि नेचर वाटर इज़ द प्योरेस्ट वाटर, जो बारिश है उससे प्योर वाटर, क्योंकि कुदरत है, कुदरत जो भी आपको देती है वो प्योरेस्ट फॉर्म में देती है। तो उनके साथ में डिटेल चर्चा के बाद में हमने एज अ पायलट प्रोजेक्ट उसको इम्प्लीमेंट करा। मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 5 सालों से वो प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग है। मेरे क्लाइंट बारिश का पानी साल भर पीने के लिए उपयोग करते हैं, किचन में उपयोग करते हैं। एनीबडी इज़ फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, कैन विजिट द साइट, कैन ड्रिंक द वाटर एंड ही कैन फील दिस वाटर इज़ इवन प्योरर एंड बेटर इन टेस्ट देन नर्मदा वाटर।
तो फिर उसके बाद में उत्साहित होके शुरू में मेरे कुछ क्लाइंट्स को जब हमने आइडिया प्रमोट करा तो दे वर स्केप्टिक। फिर मैंने उनको बोला नहीं, आप जाओ, आप विजिट करो, आप देखो, आप उनका अनुभव पूछो। जी उनसे मिलने के बाद उनको कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने इम्प्लीमेंट करा। अब हम ऐसे मेरे ख्याल से हम लोग 6-7 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं जहाँ लोग बारिश का पानी साल भर पीते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सर आजकल हम लोग इस चीज़ को सुनते हैं लगातार कि नर्मदा पानी का जो घरों तक पहुंचने का दिक्कतें चल रही हैं, उसके चलते इस बार गर्मी में तो लोगों ने बहुत परेशानी झेली है। और अगर देखा जाए तो जिस तरह से ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है, ये आने वाले टाइम पर और बढ़ेगा ये। और जिस तरह से कैपेसिटी को बढ़ाने को लेकर यहाँ पर बात चल रही है कि नर्मदा का और कैपेसिटी बढ़े, यहाँ तक लेकर आए, उसमें और समय लगेगा। इंडिविजुअल को कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए बारिश के पानी को संभालना चाहिए रिचार्ज के थ्रू, और रिचार्ज कितना महंगा होता है, हर इंडिविजुअल या सोसाइटी के लेवल पर देखें, हॉस्पिटैलिटी के लेवल पर देखें, कैसे किया जा सकता है और हर इंदौरी इसमें पार्टिसिपेट करे। कल ही मेरी एक वाटर रिचार्जिंग वाटर हार्वेस्टिंग एक्सपर्ट से बात हो रही थी जी। मैंने उनको मेरा उदाहरण दिया, उन्होंने उनका उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सोसाइटी में, इंदौर की सोसाइटी में बिल्डर के साथ में मिलकर, जहां बिल्डर भी इस बात को समझ पाए और उन्होंने उनके साथ मिलकर वाटर हार्वेस्टिंग के प्लान को इम्प्लीमेंट करा जी। उस सोसाइटी की ब्यूटी ये रही कि उतनी बड़ी सोसाइटी जिसमें सैकड़ों फ्लैट्स हैं, उसमें टैंकर आने की ज़रूरत नहीं पड़ी कई सालों तक। जब वो सोसाइटी नेक्स्ट फेज़ ऑफ एक्सपेंशन में गई और 4-5 और टावर्स आए उसमें, तब उनको पानी की कमी लगी। पानी की कमी लगी क्योंकि जो एग्जिस्टिंग हार्वेस्टिंग करी थी वो अपर्याप्त बैठी जी। तो बिल्डर उस रिजल्ट्स को देख चुका था। लाखों रुपए उन्होंने टैंकर के पानी को खरीदने के सोसाइटी के मेंबर्स ने बचाए थे। उन्होंने नए फेज़ में भी उस तरह की टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करा एंड द रिजल्ट्स दे वर वेरी वेरी हैप्पी। मैं खुद मेरे उदाहरण से कह सकता हूँ कि शांति निकेतन में मैं रहता हूँ, मेरा 3 प्लॉट के ऊपर एक घर बना है जिसमें 2 प्लॉट मेरे खाली हैं। तो मुझे भी वाटर रिक्वायरमेंट प्लांट्स के लिए, घर के लिए, सब के लिए पड़ती है, लेकिन हमने प्रॉपर तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग करा एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि इस पूरी गर्मी भी हमें एक भी टैंकर को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जबकि कॉलोनी के अंदर जो कई सारे घर जो मेरे से छोटे प्लॉट पर बने हैं, जहाँ लैंडस्केपिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है, उनके यहाँ पर रोज़ टैंकर आते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू दी एक्सटेंट कि अब हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं जिसमें पूरे प्लॉट के ऊपर साल भर में जितना भी बारिश का पानी गिरता है उसकी एक बूंद भी सरफेस रन ऑफ पे नहीं जाए। वो हर बूंद को हम वाटर हार्वेस्टिंग में यूज़ करना चाहते हैं एंड वी आर टॉकिंग टू द एक्सपर्ट्स टू यूज़ दिस टेक्निक। राइट। मुझे लगता है कि हर इंसान को थोड़ा डराएं तो वो समझता है। हाँ जी। इंदौर को थोड़ा डराने के लिए अगर बताएं कुछ फैक्ट्स। देखिए तो मेरा एक मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ नवीन जी, आपने बताया डराने की बात, डराने का उद्देश्य नहीं है लेकिन स्थिति भयावह है। समझना पड़ेगा कि जो पानी 50 फीट 100 फीट के बीच में आ जाता था वो 800 फीट के ऊपर भी पानी नहीं आया। आपको बता सकता हूँ कि मेरे एक प्रोजेक्ट पर 3 बोर एक ही प्लॉट के ऊपर 800 फीट के ऊपर भी नहीं सक्सेस हो पाए, पानी नहीं आया। अब करोड़ों रुपए का प्लॉट और देयर इज़ नो वाटर विच इज़ फ्रॉम द अंडरग्राउंड सोर्स जी। नर्मदा वहाँ पहुँची नहीं है। व्यक्ति ने करोड़ों रुपए प्लॉट खरीदने में खर्च कर दिए जी, और उनको उसके ऊपर वापस से पैसा लगा के घर बनाने का मन है। कैसे करेंगे मतलब कोई चॉइस नहीं है। नाउ वाटर इज़ नॉट अ चॉइस, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हर सिटीजन को। हर सिटी, केप टाउन की हालत आप जानते हैं कितनी बुरी हालत हो गई। इट इज़ अ वाटर डेफिसिट सिटी। बेंगलोर इज बिकमिंग अ वाटर डेफिसिट सिटी। अगले 5 सालों में अगर इंदौर ने पानी के ऊपर काम नहीं करा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इट विल टर्न इनटू अ रिवर्स माइग्रेशन। लोग यहाँ से जाने चालू कर देंगे, शहर की प्रोग्रेस रुकेगी। पानी हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले इंडिविजुअल अपना फ़र्ज़ पूरा करे और फिर उसके बाद सरकार से एक्सेप्ट करे।
ये कितनी बड़ी बात है कि पहले हम खुद अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अदरवाइज़ ये रिवर्स माइग्रेशन की जो बात आपने सुनी है ये सच में डरने वाली है और ये जिम्मेदारी देने वाली भी है कि अगर आज से शुरुआत करेंगे तो शायद आने वाले समय पे अपने बच्चों को एक ग्रीन और खुशहाल इंदौर हम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, मुझे बताएं कि हम इस जगह पर जो आपने पानी को लेकर छोटी छोटी बेसिक चीज़ों पर काम करना शुरू किया, वो कौन सी बेसिक चीज़ थी सबसे पहले जो आपके दिमाग में है कि इसके साथ शुरू करता हूँ? ऑफिस भी आपका यही है, घर भी आपका ही है, इतने सारे पेड़ पौधे भी हैं, तो हर बूंद को बचाने के लिए सबसे पहला थॉट कहाँ से दिमाग में है? हम देखिए, मैं पढ़ता काफ़ी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे करियर के दौरान मैं हर साल ये देखता था कि अंडरग्राउंड टेबल नीचे ही होते जा रहा है। मेरे पुराने घर में, मैं स्नेहनगर में रहता था, तो वहाँ पर 60 फीट के ऊपर बोरिंग में पानी पर्याप्त था, 60 फीट। हमारे यहाँ कुआं था जो 40 फीट का कुआं था जो साल भर हमको पानी देता था और हमें कभी टैंकर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उस समय में हमको ये सुनने में भी नहीं आता था कि टैंकर से भी पानी लाया जाता है, या घर बनाने में टैंकर को लाने का भी प्रोविज़न देना है जी। धीरे धीरे ये सब चीज़ें क्रिटिकल होती गई और ये बैक ऑफ द माइंड में था। हम लोग जब प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो क्लाइंट के साथ भी डिस्कस होता था। सरकार ने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए शुल्क लेना चालू कर दिया था। ये सब चीज़ें पिछले 15-20 सालों में इम्प्लीमेंट होना चालू हुई। तो इट इज़ नॉट कि इट इज़ ओवरनाइट, ये प्रोसेस 15-20 सालों से हो रहा है। गवर्नमेंट अपने लेवल पर प्रयास कर रही है। उन्होंने नर्मदा फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 लाए, पानी की शहर की ज़रूरतों को करा। लेकिन कई बार मुझे डर लगता है कि नर्मदा भी कब तक साथ देगी, नर्मदा भी कितना पानी लाएगी। नर्मदा की भी तो एक कहीं ना कहीं कैपेसिटी होगी, लिमिटेशन होगी। कितने सारे खेतों को पानी चाहिए, कितने लोगों को पानी चाहिए, और इतनी दूर से सरकार को लाने में कितना प्रयास करना पड़ता है, कितना खर्चा करना पड़ता है, कितना स्टाफ रखना पड़ता है, कितनी पंपिंग करना पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार को दोष देना उचित नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जो लॉसेस हैं नर्मदा के, उनको बचाने के लिए क्या प्रयास करा जा सकता है ताकि लॉसेस ज़्यादा ना हो। पानी के लॉसेस बीच रास्ते में पहुंचने तक, एंड यूज़र तक, वो लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और ये सब देखते हुए जब ये प्रोजेक्ट हमने बनाना चालू करा, तब पानी की बात नहीं थी। तब हमें ये था कि हम प्रकृति को कैसे सेव करें। पानी तो एक एलिमेंट है उस प्रकृति का। हम कैसे हमारे यहाँ पर काम करने वाले लोगों को हम एक अच्छी हवा दें। अभी इंदौर हवा तक नहीं पहुँचा है। AQI ऑलरेडी इसका ख़राब होना चालू है। अभी मेरी 2 दिन पहले एक आयरलैंड से फ्रेंड आए थे, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे कभी भी AQI 4 को क्रॉस ही नहीं करा है। अब 4 को AQI क्रॉस नहीं करा है। हाँ, तो कई बार मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने चीज़ों को लाइटली ले लिया है, बहुत ज़्यादा। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। पानी को, हवा को, जो अंडरस्टूड है कि अच्छा होना चाहिए, वो हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब समय है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझें। ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत ही महंगे इटालियन फर्नीचर्स या बहुत ही महंगे इटालियन फ्लोर्स या चाइना से गुड्स लाएं, वो करें। सबसे पहले ये ज़रूरत करें कि हम प्रकृति को बचाएं। हम ऐसे घर बनाएं जो प्रकृति के अनुरूप हो, जो प्रकृति को शोषण ना करें। तो पानी इज़ वन एलिमेंट, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सब जुड़ के प्रकृति का बचाव हो बनती है, बनाते हैं। सही बात है। वाटर रिचार्ज को लेकर चूंकि इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी बहुत सारा काम कर रहा है और लोगों को एनकरेज कर रहा है कि वो इसको ज़रूर करें। कई बार लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि लेकिन ये कितना महंगा होगा, कितना पॉकेट पर असर डालेगा। क्या आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं या कुछ आंसर दे पाएंगे इसको लेकर लोगों को? देखिए, अगर टेक्निकली मैं बात करूँ तो गर्मियों में पानी ख़त्म हो जाता है जी। पानी की अगर आप ज़मीन के नीचे का आप समझें तो देयर इज़ अ टॉप सॉइल, देयर इज़ अ शैलो एक्वीफर। शैलो एक्वीफर मतलब जहाँ पर पानी है, जहाँ पर हम केसिंग को रोक देते हैं, उसके बाद का जो पोर्शन है शैलो एक्वीफर है। जो मैं पुराने समय की बात कर रहा हूँ कि शहर की अंडरग्राउंड नीड्स शैलो एक्वीफर से पूरी हो जाती थी। ठीक है। वो शैलो एक्वीफर ख़त्म हो गया। अब शैलो एक्वीफर में पानी नहीं है। इट इज़ प्रूवन फैक्ट। मेरे ख्याल से जो जियोलॉजिस्ट हैं वो बता देंगे। अब यू हैव टू गो इनटू डीप एक्वीफर, जो तकरीबन 600-700 फीट पर डीप एक्वीफर है ना।
अब डीप एक्वीफर तक पानी पहुंच नहीं पाता है। आप रिचार्ज कैसे करेंगे? आप रिचार्ज शैलो एक्वीफर को कर सकते हैं जी। अब शैलो एक्वीफर को रिचार्ज करने का जो अभी तरीका है, अभी तक जो भी तरीका है ना, वो अपर्याप्त है। आई थिंक वन हैज़ टू गो बियॉन्ड। अगर एक घर की कॉस्ट में आप वाटर हार्वेस्टिंग के कॉस्ट को पकड़ें तो शायद डेसिमल में भी परसेंटेज नहीं होगा, लेकिन जो मीडिया में या जो आम पॉडकास्ट में जो आता है 5-7 हज़ार 10 हज़ार में रिचार्ज हो जाएगा, आई थिंक वो, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है दैट इज़ नॉट अ वेरी इफेक्टिव रिचार्ज। रिचार्ज के लिए पानी को थोड़ा सा डीप ले जाना पड़ेगा, थोड़ा सा गहरा ले जाना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर आप उसको शैलो एक्वीफर तक भी ले जाएंगे ना, तो वो अगर पूरा शहर करेगा ना, तो आपका पहले तो शैलो एक्वीफर को चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग जो करने का प्रयास कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम लोग डीप पाइल्स हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरे घर के छतों के पानी को, सरफेस रन ऑफ के पानी को वाटर लाइन के ज़रिए उस डीप पाइल तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पानी, क्योंकि ऊपर की 10-15 फीट की जो सतह है वो बारिश के मौसम में वैसे ही सैचुरेट हो जाएगी। अब पानी उसके बाद तो घुसने वाला नहीं है ना, तो वो ऊपर से ही सैचुरेट होकर पानी ऊपर निकल जाएगा, नीचे नहीं पहुंच रहा है। तो थोड़ा सा हम प्रयास कर रहे हैं कि शैलो एक्वीफर तक पहुंचाएं। तो इट मे बी लिटिल बिट कॉस्टली, बट पूरे घर बनाने का फ्रैक्शन डेसिमल ऑफ द कॉस्ट भी नहीं है वो। तो वो थॉट ही नहीं है, उसको सोचना ही नहीं चाहिए। वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो करना ही करना है, जिम्मेदारी करना पड़ेगी। अगर पानी नहीं रहा तो क्या करोगे? पानी बिना सब सुना, कुछ नहीं कर सकते। राइट। वो कहते हैं ना, इंसान के चेहरे पर पानी है। हाँ जी, है ना। और कहते हैं कि अगर इंसान के चेहरे से पानी खत्म हो गया तो नूर खत्म हो गया। तो चेहरे का नूर और शहर का नूर पानी से ही है। अगर वो ना हो तो आपकी सोसाइटीज़ नहीं है, आपका शहर नहीं है, आपका गाँव नहीं, कुछ भी नहीं है। सरकार खान नदी के लिए जो कर रही है जी, मैं तो सोचता हूँ कि मेरे लाइफ टाइम में अगर मैं खान नदी में नाव चला पाऊँ तो ये तो मेरा ड्रीम है। ये हम लोग का भी ड्रीम है कि हम शहर के बीच में नदी बहती हुई देखें। पूरी दुनिया में हम शहर के बीच में नदी देखते हैं जी। हम वो कितना वाटर हार्वेस्टिंग कर रही है, कितना कर रही है, कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी। आज शहर की बसावट नदियों के किनारे होती थी। जी जी जी, है ना। क्या हम वापस से वो शहर की बसावट नदी के किनारे कर सकते हैं? तो हम लोग एक सपना लेके बैठे हैं और सरकार भी प्रयास कर रही है। जी जी। पर क्या लगता है पॉसिबल है आपके अकॉर्डिंग? बिकॉज आप इतनी सारी जगह देखी हुई हैं आपने। गवर्नमेंट, मुझे ऐसा लगता है सीरियसनेस, देखिए गंगा मिशन है, मोदी जी भी गंगा के किनारे जितने टाउन्स हैं, यमुना के किनारे टाउन्स हैं, इनके ऊपर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बातचीत हो रही है। मुझे साथ में और भी एक लगता है, ये तो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन साथ में क्या हम तालाब क्रिएट कर सकते हैं पूरे प्रदेश में? जी जी जी, जो बहुत आसान है। आज हमारे पास ड्रोन से सर्वे हो सकता है, कंटूर सर्वे हो सकता है, ऑटोमेटिकली संरचना है कि पहाड़ के साथ वैली है, उस वैली में हम पानी को रोक दें तो आजू बाजू अपने आप वाटर टेबल बढ़ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को एक भागीरथ प्रयास करना चाहिए, और अगर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऐसा कर पाए कि ये प्रदेश तालाबों का प्रदेश कहलाने लग जाए, तालाब ही तालाब हो, तो एक बहुत बड़ी आई थिंक इट वुड बी। पुराने ज़माने में राजा कराते थे, होलकर्स ने बहुत सारे तालाब बनाए भी, ऐसा नहीं है। सही बात है। शुरुआत में जब शहर बसते थे उसके पहले पानी की व्यवस्था ही की जाती थी, उसके बाद तो शहर और गाँव बसते थे। बिफोर वी रैप अप द कॉन्वर्सेशन, एक आखिरी सवाल उन सारे इंदौरियों के लिए जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, वो समझते भी हैं कि पानी को बचाना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी अंदर से वो जज्बा जागृत नहीं हो पा रहा है। उनसे क्या कहना चाहें कि पानी बचाना आज क्यों ज़रूरी है? देखिए, हम बहुत सेल्फिश होंगे कि अगर हम ये सोचेंगे कि पानी बचाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये पीछे टैंकर की आवाज़ आ रही है बाय द वे। हाँ, पीछे टैंकर, तो मैं रिपीट वापस करता हूँ। नहीं, मैं इनको डरा रहा हूँ। हाँ, पानी बचाना, देखिए ये जनरेशन ने तो अपना मैक्सिमम टाइम ऑलरेडी गुजार लिया, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, नेक्स्ट जनरेशन वो पानी का संकट फेस ना करें। आज एक अच्छी हवा, पानी, बिजली, ड्रेनेज अगर कहीं पर भी रहें, अगर आपके पास ये नहीं है, आप कैसी भी कॉलोनी, अच्छी से अच्छी कॉलोनी में जाएं, और अगर पानी, हवा, बिजली, ड्रेनेज ना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम हैं ही क्यों है ना। तो आगे की जनरेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ नॉट अ चॉइस। मैं ये स्ट्रांगली कहना चाहूँगा, इट इज़ नॉट अ चॉइस, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
भले ही वो अपने लेवल पर छोटा प्रयास करें। मुझे 1500 स्क्वायर फीट की मेरे पास जगह मैं खरीद सकता था, तो मैंने 1500 स्क्वायर फीट पर प्रयास करा कि मैं एक ऐसा बिल्डिंग बनाऊं जो नेचर का रिस्पेक्ट करे, जो पानी की हर बूंद को बचाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर उस व्यक्ति की है जो इस शहर में रहता है। हम अगर सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे, हम इस शहर को न केवल सबसे स्वच्छ शहर बल्कि हम इस शहर को आज भी गुंजाइश है कि हम इसको वाटर सरप्लस सिटी बहुत अच्छे से बना सकते हैं, नॉट ओनली ऑन पेपर्स, क्योंकि हमने अभी वाटर डेफिसिट देख लिया है। तो अभी मैं वाटर सरप्लस सिटी कहने में हिचक रहा हूँ, वो पेपर पर है। वाटर डेफिसिट सिटी नहीं बने अगले 5 साल में, हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो आई एम श्योर ये कॉन्वर्सेशन आपको बहुत कुछ नई सीख देकर गया होगा और आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास भी कराया होगा। उम्मीद करता हूँ इसके बाद आप अपने लेवल पर प्रयास ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।